हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम बात करेंगे कैटालिसिस के बारे में। और कैटालिस्ट क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटालिसिस क्या है ना। और कैटालिस्ट में भी टाइप्स देखेंगे और उसकी कैरेक्टरिस्टिक कवर करेंगे और साइमल्टेनियसली उसमें हम कैटालिसिस का एक मैकेनिज्म देखेंगे, मतलब एड्जॉर्प्शन में जो कैटालिसिस होता है उसका मैकेनिज्म देखेंगे, जिसको हम थ्योरी ऑफ एड्जॉर्प्शन बोलेंगे। तो कैटालिसिस में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज मीन बाय कैटालिसिस। सो कैटालिसिस मतलब क्या? सो द फिनोमिनन ऑफ altering the rate of reaction, ठीक, without changing the composition of catalyst. So phenomena of altering the rate of reaction without changing the composition of catalyst is known as catalysis. अब सवाल यहाँ पे ये आ गया कि ये जो कैटालिस्ट हमने लिया इसका मतलब क्या? तो कैटालिस्ट आपको पहले से पता है कि कैटालिस्ट का मतलब क्या होता है, द सब्सटेंस which alter the rate of reaction. कोई भी सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करता है, अल्टर करना मतलब क्या, चेंज करना। तो जो चेंज करता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट ऐसे बोलते हैं। तो कैटालिस्ट का मतलब क्या हुआ, सब्सटेंस विच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक। और इस रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करते टाइम उस कैटालिस्ट का कंपोजिशन क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता। कंपोजिशन क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता। तो ये जो पूरा फिनोमेनन होता है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन अल्टर होता है विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ कैटालिस्ट, इसे हम क्या बोलते हैं, कैटालिसिस, ठीक है। और कैटालिस्ट का मतलब वो सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, चेंज करता है या फिर अल्टर करता है। अब यहाँ पे देखो मैंने जो वर्ड यूज किया है वो क्या है, अल्टर। अब अल्टर मतलब चेंज। अब ये चेंज का मतलब अलग दो तरीके से हो सकता है ना, दो तरीके से। कैसे? ये चेंज या तो वो रेट किसका क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन का। लेकिन किस तरीके से होता है, या तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये इंक्रीज हो सकता है, या फिर ये रेट ऑफ हमारा जो रिएक्शन है ये डिक्रीज हो सकता है। या तो बढ़ेगा या क्या होगा, कम होगा। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है तो उस टाइम पे जो हमारा कैटालिस्ट होगा उस कैटालिस्ट को हम पॉजिटिव कैटालिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, पॉजिटिव कैटालिस्ट। सो कैटालिस्ट विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज पॉजिटिव कैटालिस्ट, ठीक। और दूसरा होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो उसको हम बोलेंगे निगेटिव कैटालिस्ट। उसको हम क्या बोलेंगे, निगेटिव कैटालिस्ट ऐसे बोलेंगे, ठीक। अब देखिए पॉजिटिव कैटालिस्ट और निगेटिव कैटालिस्ट ये तो हम डिफरेंशिएशन करने के लिए टर्मिनोलॉजी यूज कर ली, लेकिन इसका कॉमनली यूज नहीं दिखता। क्योंकि हम देखो कभी भी आपको कोई कैटालिस्ट क्या है ये पूछता है तो माइंड में एक ही चीज आती है कि भाई कैटालिस्ट इज द सब्सटेंस विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। हम डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन की बात नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कि पॉजिटिव कैटालिस्ट और निगेटिव कैटालिस्ट को बोलना। तो कन्वेंशन ऐसा बना दिया गया है कि भाई जो सब्सटेंस रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा उसी को हम क्या बोल देंगे, कैटालिस्ट। तो इसका मतलब ही क्या लेना है, कैटालिस्ट करके लेना है, ठीक। और जो सब्सटेंस रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेगा उसको निगेटिव कैटालिस्ट तो हम बोलते हैं, लेकिन कन्वेंशनली या फिर एक डे टू डे लाइफ में हम इसको दूसरा नाम रख दिया जिसको हम बोलेंगे इनहिबिटर। जिसको हम क्या बोलेंगे, इनहिबिटर ऐसा बोलेंगे। सो इनहिबिटर क्या हुआ, वो सब्सटेंस या फिर वो कैटालिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है। और कैटालिस्ट का जनरली हम मीनिंग तो वही लेते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक। तो एग्जांपल भी देख लेते हैं कि ये जो कैटालिस्ट है, पॉजिटिव कैटालिस्ट या फिर जिसको हम कैटालिस्ट बोलेंगे या फिर निगेटिव कैटालिस्ट है जो कि हमारा क्या है, इनहिबिटर है, इनका एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। जैसे पॉजिटिव कैटालिस्ट का एग्जाम्पल ले लेते कि अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है, जैसे मान लो प्रिपरेशन ऑफ ये है, कौन सा, अमोनिया है, उसको ले लेते हैं। N2 है प्लस 3 ऑफ क्या ले लिया, H2 ले लिया, इससे क्या बन गया, NH3, अमोनिया गैस बन गया, ठीक। अब यहाँ पे
2NH3 बनेगा, ये हमारा गैस है, ये भी गैस है और ये भी क्या है, गैस है। इसको हम बोलते हैं हेबर प्रोसेस, हेबर प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्या है, अमोनिया। ठीक, अब हेबर प्रोसेस में जो कैटालिस्ट यूज होता है वो होता है आयन। आयन का क्या करते हैं हम, यूज करते हैं। जब ये आयन का हमने यूज किया तो इस आयन ने इस रेट को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, मतलब कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन इनटू द अमोनिया विल बी फास्टर। ये हुआ किस केस में, इस कैटलिस्ट के केस में, इसलिए हमने इसको बोल दिया कि कैटलिस्ट या फिर पॉजिटिव कैटलिस्ट बोल दिया, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। ठीक, इनहिबिटर का एग्जांपल देते हैं, मतलब निगेटिव कैटलिस्ट का। अब यही प्रोसेस में यहां पे, ठीक, या फिर मान लो दूसरा एग्जांपल ले लेते हमारे पास, जैसे हम लेते हैं ना CO प्लस क्या ले लेते हैं, H2, और इससे हम क्या बनाते हैं, ये CO प्लस H2 क्या होता है, वाटर गैस, दोनों का कॉम्बिनेशन। याद करिए हाइड्रोजन टॉपिक, हाइड्रोजन टॉपिक में हमने लिया था क्या, वाटर गैस, है ना, और वाटर गैस से हम क्या बनाते हैं, मिथेनॉल। वाटर गैस से हम क्या बनाते हैं, मिथेनॉल बनाते हैं। ठीक, सो इस केस में जब ये कन्वर्जन हो रहा है तो इस कन्वर्जन के दौरान यहाँ पे ऐसा कोई सब्सटेंस हम डाल देंगे जो इस रिएक्शन को इनिबिट करेगा, तो उसे इनिबिट मतलब रिएक्शन को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनिबिटर बोलेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सब्सटेंस जनरली हम ऐड करते हैं, जो कैटलिस्ट यूज होता है वो तो प्लेटिनम यूज होता है, उसके अलावा अगर कोई सब्सटेंस हमने यूज कर लिया या फिर कोई कैटलिस्ट ऐसा यूज कर लिया जो इस रिएक्शन को करेगा, डिक्रीज करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा। जैसे मान लो यहाँ पे हम अल्कोहल यूज कर ले इंस्टेड ऑफ क्या, प्लेटिनम, तो क्या होगा, अल्कोहल का तो भाई इसका रोल तो इसमें कोई है नहीं कन्वर्जन में, क्योंकि फाइनली यहाँ पे क्या बनने वाला है, मिथेनॉल बनने वाला है। ठीक, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, डिक्रीज। ठीक, या फिर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, Na2SO3 है। ठीक, और Na2SO3 को हमें कन्वर्ट करना है Na2SO4 में, तो इसमें हमें ऑक्सीजन ऐड करना पड़ेगा। हम ऑक्सीजन ऐड किया, 2Na2SO3 लिया प्लस ऑक्सीजन लिया, यहाँ से क्या बनेगा, 2Na2SO4 बन गया। ठीक, तो ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन ऑफ Na2SO3 इंटू द Na2SO4, सोडियम सल्फेट में जब कन्वर्ट, सोडियम सल्फाइड, तो सोडियम सल्फेट में जब कन्वर्जन होगा ऑक्सीजन के ऐड करने के टाइम, तो यहाँ पे जो हम कैटलिस्ट ऐड किया, मान लो यहाँ पे हमने ऐड कर लिया क्या, अल्कोहल, तो होता क्या है कि जब अल्कोहल नहीं प्रेजेंट होता है तो ये रिएक्शन क्या होती है, फास्ट, और जैसे हम अल्कोहल डालेंगे तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो। तो ये वाला जो कैटलिस्ट हमने ऐड किया है इसको बोलेंगे हम क्या, इनहिबिटर या फिर नेगेटिव कैटलिस्ट ऐसे बोलेंगे। तो कोई भी सब्सटेंस, एग्जांपल के तौर पे तो हमने ये ले लिया, ठीक है ना। आप इतना ध्यान रखो कि कोई भी सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, इनहिबिटर बोलेंगे। ठीक है, तो ये हुआ किसके बारे में, कैटलिस्ट के बारे में। और कैटलिस्ट के दो टाइप हमने देख लिए, पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट, कैटलिस्ट एंड इनहिबिटर। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटलिस्ट के, कि भाई ये जो हमने कैटलिस्ट लिया है ये एग्जैक्टली इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम एक तरीके से कैटलिस्ट जो हमारा है उसका डिटेल ही जानने वाले हैं, उसकी प्रॉपर्टी ही देखने वाले हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्या है, कैटलिस्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिया, कैटलिस्ट का। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, कैटलिस्ट जो है, कैटलिस्ट डज नॉट undergo change in composition and quantity। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अब देखो ये जो कैरेक्टरिस्टिक हम देखने वाले किसके, कैटलिस्ट के, तो ये कैरेक्टरिस्टिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट इस पे क्वेश्चंस आते हैं। आप देखोगे थ्योरेटिक, एक देखो सरफेस केमिस्ट्री एंटायरली क्या है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, और उसमें थ्योरेटिकली क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल तो दिखता नहीं है। तो उस केस में हर एक जो पॉइंट हम यहाँ पे कवर करेंगे उस पे क्वेश्चन बन सकता है। 4 ऑप्शन आपको दे सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटलिस्ट करके, है ना। तो वो भी हमारे लिए, या फिर कैटलिस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कैटलिस्ट, तो उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे। तो वो ऑप्शन जो बनेंगे वो इसी कैरेक्टरिस्टिक में से बनेंगे कैटलिस्ट के बारे में। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि कैटलिस्ट डज नॉट अंडरगो चेंज इन कंपोजिशन एंड क्वांटिटी।
इसका मतलब ये कि कोई भी अगर हमारे पास कैटालिस्ट है और वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, कितने भी अमाउंट में पार्टिसिपेट कर रहा हो, उसका अमाउंट चेंज होने वाला नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे जो अभी हम लिया था कौन सा, हेबर प्रोसेस, तो क्या लिया था, N2+3 ऑफ H2 लिया, इससे क्या बना, 2 ऑफ NH3 बना ना। तो यहाँ पे हमने जो कैटालिस्ट यूज किया कौन सा, आयन यूज किया। मान लो इस रिएक्शन के दौरान हमने आयन जो यूज किया वो 1 ग्राम किया, मान लेते, इतना भी नहीं लगेगा, लेकिन मान लेते कि कितना लिया, 1 ग्राम हमने यहाँ पे यूज किया। तो जब हमने 1 ग्राम आयन यूज किया और रिएक्शन हो गया, अमोनिया बन गया, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि ये आयन का अमाउंट 1 ग्राम से यहाँ पे कन्वर्ट होकर कितना हो गया, 0.5 हो गया, या फिर ये कन्वर्जन होकर 0.9 भी नहीं होगा। मतलब ये जो अमाउंट है 1 ग्राम, ये 1 ग्राम ही रहेगा, उसमें क्वांटिटी में कोई चेंज यहाँ पे नहीं आएगा। दूसरी बात, ये आयन जो है किसी के साथ रिएक्ट होकर तीसरा कंपाउंड नहीं बनाएगा, मतलब आयन जो हमारा आयन है वो आयन ही रहेगा, उसके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है, ठीक। सो देयर इज नो चेंज इन द कंपोजिशन एंड क्वांटिटी ऑफ कैटलिस्ट। दूसरा हम देखेंगे कि इट इज रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। अभी हमने देखा बहुत कम अमाउंट में लगता है, इट इज रिक्वायर्ड इन क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटी, बहुत ही कम अमाउंट में हमें इसकी क्या होती है, जरूरत होती है। स्मॉल अमाउंट में डालो तब भी बहुत सारी वो रिएक्शन कैरी आउट कर लेगा, क्योंकि वो खुद का कंपोजिशन तो चेंज करता नहीं है, क्वांटिटी भी चेंज नहीं होती, तो रिएक्शन करवाते जाएगा, फिर से खाली होते जाएगा, रिएक्शन करवाते जाएगा। हम उसमें देखेंगे थ्योरी में ये किस तरीके से काम करता है। तीसरा पॉइंट इसका ये है कि इट चेंजेस विथ it changes the rate of reaction, ये हमने अभी देखा, ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, चेंज करता है बाय, ये इंपॉर्टेंट है, बाय चेंजिंग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ क्या है, एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ई के, ठीक। अब यहां पे देखो, ये जो कैटालिस्ट है, ये कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है, तो उसके पीछे कॉज क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को या तो वो कम करता है या तो वो क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक। तो कम किया एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को अगर बढ़ा दिया तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। किस तरीके से होगा देखिए यहाँ पे, अगर हम प्लॉट करते हैं किसी रिएक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी, तो ये मान लीजिए क्या है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, और यहाँ पे हम लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल क्या, एनर्जी। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इज मीन बाय एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी? एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द रिएक्शन अबव द थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब इसको समझिए, पोटेंशियल एनर्जी है वर्सेस प्लॉट किया क्या है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। मान लो आपको ऐसा ग्राफ मिलता है, ऐसा क्या मिल गया, कर्व आपको मिल गया। तो यहां पे देखो, ये है आपका रिएक्टेंट, ये है क्या, प्रोडक्ट। अच्छा, रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, रिएक्शन प्रोग्रेस है, मतलब यहां से रिएक्टेंट से कन्वर्जन किस में होने वाला है, प्रोडक्ट में कन्वर्जन होने वाला है, ऐसे, ठीक। और इस दौरान जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज होगा, उन दोनों का रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। तो जैसे ये हमारे पास इनिशियली क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट जैसे जैसे प्रोडक्ट में यहाँ पे कन्वर्ट होगा तो पोटेंशियल एनर्जी में हमें क्या दिख रहा है, चेंज। तो पोटेंशियल एनर्जी देखो धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ रही है, और उसके बाद क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ से लेके ये देखो रिएक्टेंट, यहाँ से लेके ये वाला जो पोर्शन है, ये जो एनर्जी होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी ऑलरेडी है, ऐसा मान रहे हम, इतनी एनर्जी, ये जीरो से लेके मान लो इतनी एनर्जी उसके पास है, तो इस एनर्जी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी।
किसकी होगी है? रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी है। हर एक रिएक्टेंट के पास अपनी खुद की एनर्जी होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्योंकि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल इधर उधर घूमते रहते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या? काइनेटिक एनर्जी। और वही एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी जब क्लोज आएंगे मॉलिक्यूल एक दूसरे से, देखो मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में एग्जैक्टली होता क्या है कि दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से जब एक दूसरे के क्लोज आते रहते हैं इस तरीके से, तो उस टाइम पे उनकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में क्या होती है? कन्वर्ट होती है। वही तो ये पोटेंशियल एनर्जी है। जितनी ज्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी में उसका क्या होगा? कन्वर्जन होगा। ठीक, तो यहाँ पे वो जो काइनेटिक एनर्जी उनके पास होगी वो जब क्लोज आएंगे तब पोटेंशियल एनर्जी में जितनी कन्वर्ट होगी वो उसकी क्या है? खुद की थ्रेशोल्ड एनर्जी है। ठीक, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। समझ में आ रहा है? अब ये रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी है, अब ये रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी चाहिए ताकि वो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके किस में कन्वर्ट हो जाए? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये यहां से लेके यहां तक की जो एनर्जी है उसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, ये होता है ट्रांजिशन पॉइंट, जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं। ठीक, तो ट्रांजिशन स्टेट तक रिएक्टेंट के और ट्रांजिशन स्टेट के बीच में जो भी एनर्जी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, अब मान लो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो इतनी एनर्जी लग रही है। हो सकता है कि रिएक्टेंट के पास उतनी एनर्जी है ही नहीं ये क्रॉस करने के लिए, इतनी तो है, अब इतनी क्रॉस करने के लिए उसके पास एनर्जी नहीं है। ठीक, अब हो सकता है कि आपने थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एक्टिवेशन इसके रिएक्टेंट के पास थोड़ी सी थ्रेशोल्ड एनर्जी बढ़ गई, यहाँ तक आ गया, लेकिन फिर भी वो उसको क्रॉस नहीं कर रहा है। तो उस टाइम पे क्या करना है? आपको कैटलिस्ट ऐड करना है। और कैटलिस्ट क्या करेगा? रिएक्टेंट की एनर्जी को यहाँ पे नहीं बढ़ाएगा, वो क्या करेगा? इस एक्टिवेशन एनर्जी को ही कम कर देगा। ठीक है ना? तो ये रिएक्टेंट की जो कन्वर्जन है इनटू द प्रोडक्ट, उसके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करना पड़ रहा है, तो रिएक्टेंट क्या करेगा? इस एक्टिवेशन एनर्जी को ही कम कर देगा। तो ये है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट। ठीक, और ये हमें एक्टिवेशन एनर्जी मिल रही है विद कैटलिस्ट। विद क्या मिल रही है? कैटलिस्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, तो जैसे हमने कैटलिस्ट ऐड किया एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुआ? कम। और पहले जब कैटलिस्ट नहीं था तो एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी, अब कितनी होगी? इतनी होगी। तो रिएक्टेंट अब इजीली कन्वर्ट हो सकता है किसमें? प्रोडक्ट में। थोड़ा सा उसको हिट दे दोगे तो फटाक से क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, तो यहाँ पे हमें एक चीज पता चली कि कैटलिस्ट जो होता है वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। ठीक, समझा? तो यहाँ पे वही लिखा है कि इट चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय चेंजिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो ये जो काम किया है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का, वो किसने किया है? हमारे कैटलिस्ट ने किया है, मतलब पॉजिटिव कैटलिस्ट ने, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने वाला है। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। अब मान लेते हैं कि हमने निगेटिव कैटलिस्ट यूज करना है, जिसको हम इनहिबिटर बोलते हैं, वो हमने यूज कर लिया, तो अब क्या होगा? देखो ग्राफ हमारे पास वही है, रिएक्टेंट हमारे पास है, ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट है, ये हमारा क्या है? यहाँ पे प्रोडक्ट है, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक, ये हमारा रिएक्शन प्रोग्रेस है या फिर कोऑर्डिनेट है, प्लॉट करवा दिया। ठीक, ये एक्टिवेशन एनर्जी है जो ज़रूरत है रिएक्टेंट के पास होनी चाहिए ताकि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में। अब हो सकता है कि हमने जो ऐड कैटलिस्ट किया है वो इनहिबिटर है। वो क्या है? इनहिबिटर है। इनहिबिटर है मतलब वो रेट ऑफ रिएक्शन को कम करेगा, और रेट ऑफ रिएक्शन को कम कैसे करेगा? जो पहले थी उससे भी कम करेगा। कैसे? इस एक्टिवेशन एनर्जी को वो क्या करेगा? बढ़ा देगा। क्या करा देगा? बढ़ा देगा। ऐसे अब देखो पहले इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी, अब होगी यहां से लेके यहां तक, तो ये बढ़ गई। एक्टिवेशन एनर्जी एग्जैक्टली क्या हो गई? बढ़ेगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गई, तो ये देखो ये जो हमें मिल रहा है ये इंक्रीज क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ है। ठीक, रिप्रेजेंट करता है। ये कब पॉसिबल है? व्हेन इनहिबिटर इज एडेड। इनहिबिटर इज एडेड। ठीक, और ये जो मिल रहा है ये किसका है? नॉर्मल एक्टिवेशन एनर्जी जो पहले थी, ये कब है? विदाउट इनहिबिटर है। ये कब है? विदाउट
इनहिबिटर है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे इनहिबिटर ने क्या किया, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को क्या कर दिया, बढ़ा दिया है। और यहाँ पे जो हमारा कैटलिस्ट था उसने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को क्या कर दिया था, कम। तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे बढ़ा था और यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ने के कारण अब क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम होगा। वो क्या होगा, कम होगा। ठीक, तो ये है थर्ड हमारा कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज इट चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय चेंजिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। आपको याद रखना है कि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे चेंज करता है, तो बाय चेंजिंग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। समझ में आ रहा है क्या? ठीक, तो ये इस तरीके से क्या होगा, चेंज। और दोनों याद रखना है आपको, ये वाला भी याद रखना है ग्राफ, और ये वाला भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक, कहाँ बढ़ेगा एक्टिवेशन एनर्जी और कहाँ पे कम होगा। तो ये हो गया हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। और भी देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक में। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट चेंजेस विथ टेम्परेचर। चेंजेस विथ क्या होता है, टेम्परेचर। अब मान लो हमारे पास कैटलिस्ट है, मतलब पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात कर रहा हूं अभी। ठीक, तो कैटलिस्ट है, तो उस कैटलिस्ट की एक्टिविटी जो है वो टेम्परेचर के साथ क्या होती है, चेंज। हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन भी टेम्परेचर के साथ चेंज होता है ना। रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता है जब 10 डिग्री या 10 केल्विन हम चेंज करते हैं, क्या, टेम्परेचर बढ़ाते हैं। ठीक, तो उस टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, डबल। मतलब टेम्परेचर के साथ जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक, और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ाता कौन है, कैटलिस्ट भी बढ़ाता है ना। कौन बढ़ाता है, कैटलिस्ट। ठीक, तो ये अगर इससे रिलेटेड है और ये अगर रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड है, तो ये दोनों का भी क्या होगा, रिलेशन होगा। कि किस तरीके से, जैसे हमने बोलता जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हमने देखा था कि ए अगर बी के साथ रिलेशन में है और बी सी के साथ रिलेशन में है, तो ए और सी के बीच में भी क्या बनेगा, रिलेशन। वैसे ही है कि जब टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में रिलेशन है, कैटलिस्ट और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में रिलेशन है, तो इन दोनों के बीच में के भी क्या बनेगा, एक रिलेशन बनेगा। और जैसे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के दोनों, वैसे ही इन दोनों के बीच में भी रिलेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगा। इसका मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे कैटलिस्ट की एक्टिविटी जो है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। वो भी क्या होगी, यहाँ पे बढ़ेगी। ठीक, सो ये बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि टेम्परेचर बढ़ेगा, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट जो है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी अप टू सर्टेन टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ही बढ़ेगी। उसके बाद आफ्टर दैट इट डिक्रीजेस। आफ्टर दैट वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि कैटलिस्ट की एक्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती तो है, लेकिन ऐसे नहीं कि कंटिन्यूअसली बढ़ती रहेगी। नहीं, एक पॉइंट आएगा उसके बाद, मतलब एक टेम्परेचर आएगा उसके बाद उसकी एक्टिविटी बढ़ना बंद हो जाएगा। एक्टिविटी बढ़ना क्या हो जाएगा, बंद। और एक्चुअल में उसके बाद हो सकता है वो डिक्रीज भी हो जाए। समझ में आ रहा है? तो ऐसे केस में हमें एक चीज पता चल रही है कि भाई कैटलिस्ट का एक मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। एक क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर। सो कैटलिस्ट हैज अ टेम्परेचर एट विच इट्स एक्टिविटी या फिर इफिशियंसी, जिसको हम क्या बोलेंगे, इफिशियंसी जो है, इज मैक्सिमम। इज क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक, तो उसको हम बोलेंगे मैक्सिमम कैटलिस्ट का टेम्परेचर। तो मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच द इफिशियंसी और एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट इज मैक्सिमम। हाईएस्ट टेम्परेचर हम बोलेंगे कि हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच एक्टिविटी और इफिशियंसी ऑफ कैटलिस्ट जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है कि बढ़ेगा भाई, प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन ऐसे नहीं कि कंटिन्यूसली बढ़ेगा। थोड़ी देर के बाद वो बढ़ना क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। वो जो टेम्परेचर होगा, जो हम एक तरीके से बोलेंगे वो क्रिटिकल टेम्परेचर।
जिस टेम्परेचर के बाद कैटलिस्ट की एक्टिविटी बढ़ने वाली नहीं है, ठीक है, तो वो टेम्परेचर पे कैटलिस्ट की एक्टिविटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक। तो ये हुआ हमारा फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक। फिफ्थ देखते हैं कि ये जो कैटलिस्ट है इट डज नॉट चेंज द डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन, इट डज नॉट चेंज द डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन। डेल्टा जी का मतलब क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी। तो एक पर्टिकुलर रिएक्शन की अपनी क्या होती है, गिब्स फ्री एनर्जी होती है। वो गिब्स फ्री एनर्जी कैटलिस्ट चेंज नहीं करवाता, कैटलिस्ट चेंज बिल्कुल भी नहीं करवाता। क्यों नहीं करवाता, जैसे मान लो एक आपके पास रिएक्शन है A प्लस बी से यहाँ पे मिल रहा है आपको प्रोडक्ट, क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट, और इसका एक क्या होगा यहाँ पे डेल्टा H होगा, यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा H होगा। डेल्टा H मतलब क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा। और यहाँ पे मान लो आपने कोई कैटलिस्ट ऐड करवा दिया, क्या ऐड करवा दिया, कैटलिस्ट। तो इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इस रिएक्शन में कोई चेंज आने वाला है क्या, नहीं। इन दोनों की रिएक्शन होगी, यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनेगा। कैटलिस्ट आपको कहीं मिलेगा कि यहाँ पे कोई अलग तरीके से कैटलिस्ट का कोई प्रोडक्ट बनने वाला है क्या, नहीं। कैटलिस्ट क्या करेगा, सिर्फ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करेगा, रिएक्शन को सिर्फ स्पीड अप कर रहा है, उसके अलावा उसका कोई रोल नहीं है। तो इसका मतलब डेल्टा H भी चेंज यहाँ पे नहीं होगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विल रिमेन इंटैक्ट, जो पहले थी वही रहेगी। और डेल्टा H अगर ऐसे रहेगा तो हमारा डेल्टा G भी वैसे ही रहेगा, क्योंकि डेल्टा G हमारा डेल्टा H पे ही क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि डेल्टा G ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होता, ठीक। आप इसको ऐसे देखेंगे ना, रिलेशन हमारा होता है डेल्टा G इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा H माइनस T इंटू डेल्टा S, ठीक। सो डेल्टा H चेंज नहीं होगा तो डेल्टा G भी हमारा क्या होगा, चेंज नहीं होगा। डेल्टा S भी वैसे चेंज होने वाला नहीं ना, क्योंकि A, B और P में जो एंट्रोपी चेंज होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, ठीक। तो ये होगी फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटलिस्ट। और देखते हैं सिक्स्थ वन, catalyst it does not alter the equilibrium state and equilibrium constant of reaction। अब आप समझिए कि आपके पास कोई रिएक्शन है, अभी हमने जैसे लिया था A प्लस बी इज कन्वर्टिंग इनटू द प्रोडक्ट, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसके बीच में क्या बनेगा, इक्विलिब्रियम बनेगा। मानिए कि इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो कितना है, K है, एंड दिस इज इक्वल टू मान लीजिए कितना है, 1 है, वो कितना है, 1। तो ये जो रिएक्शन है जब कैटलिस्ट प्रेजेंट नहीं है तब उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, 1 है। मान लो इसमें आपने कैटलिस्ट ऐड भी कर दिया तो कैटलिस्ट तो इसमें कोई चेंज नहीं करवाता ना, ना ही ए का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करवाता है, बी का करवाता है, ना ही पी का करवाएगा प्रोडक्ट का चेंज, ठीक। होगा क्या कि रिएक्शन थोड़ा सा फास्ट होगी। इक्विलिब्रियम मान लो कि ये दोनों रिएक्ट होगी जब प्रोडक्ट बनेगा, और दोनों के बीच में जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा, उस इक्विलिब्रियम अचीव होने के लिए इनिशियली मान लो आपको 1 घंटा लग रहा है, तो जब कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो रिएक्शन थोड़ा स्पीड अप हो जाएगी, दोनों फॉरवर्ड रिएक्शन भी स्पीड अप होगी और बैकवर्ड रिएक्शन भी क्या होगी, स्पीड अप हो जाएगी। तो जब ये दोनों रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगी तो 1 घंटे के बजाय वो आधे घंटे में या फिर 15 मिनट में ही इक्विलिब्रियम आपको दे देगा। सो कॉन्सेंट्रेशन के साथ ये हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो चेंज नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि हमने जो कैटलिस्ट यूज किया है वो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो कर रहा है लेकिन रिएक्शन में कोई चेंज नहीं कर रहा, रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं करवाएगा इक्विलिब्रियम पे, ठीक। तो मान लो कि यहाँ पे अगर ऐसे, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हमने लिया है वो 1 लिया है, उसको छोड़ दो, ठीक। मान लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपके पास कितना है, K है, और इनिशियली मतलब विदाउट कैटलिस्ट की बात करो, विदाउट क्या, कैटलिस्ट। विदाउट कैटलिस्ट मान लो इसका कॉन्सेंट्रेशन था इक्विलिब्रियम पे 0.5, इसका 0.5 और इसका कितना 0.5। तो यहाँ पे जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K होगा वो कितना होगा 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 0.5, क्योंकि सबका स्टोइकियोमेट्री कितना है 1 1, ये तो पावर में 1 1 ही आएगा, तो ये कैंसिल होगा, तो आंसर होगा यहाँ पे क्या 1 अपॉन, यहाँ पे आएगा 1/0.5
5, तो ये आंसर कितना आएगा 2। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। अब यहाँ पे देखो इफ कैटलिस्ट इज एडेड, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या होगा, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एट इक्विलिब्रियम ये कॉन्सेंट्रेशन 0.5 ही रहेगा, ये भी 0.5 रहेगा और ये भी कितना रहेगा 0.5 ही रहेगा। इसका मतलब अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे तो सेम आएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 और आंसर आएगा कितना 2। तो आप देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई चेंज हुआ क्या, नहीं, पहले भी कितना था 2, बाद में भी कितना है 2 ही है और कॉन्सेंट्रेशन में भी कोई चेंज नहीं। इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट का वही रहेगा, तो इक्विलिब्रियम स्टेट जो अचीव होने वाली है वो वही रहेगी, भले कैटलिस्ट ऐड करो या कैटलिस्ट ना ऐड करो। इसका मतलब हमारा कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द इक्विलिब्रियम स्टेट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया 6th हमारी प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द कैटालिसिस। आगे देखते हैं कि कैटलिस्ट जो है डज नॉट इनिशिएट द रिएक्शन, इट does not initiate the reaction। कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता। ठीक, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको कोई रिएक्शन करवानी और रिएक्शन करवाने के लिए कैटलिस्ट की जरूरत पड़े, नहीं, रिएक्शन हो रही होगी और उसको स्पीड अप करने के लिए ही आप कैटलिस्ट को ऐड करोगे। ठीक, तो कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता। ठीक, इनिशिएट हुई वाली रिएक्शन क्यों स्पीड अप करता है। उसके बाद हम देखेंगे कि कैटलिस्ट जो होता है वो स्पेसिफिक होता है, इट इज स्पेसिफिक इन नेचर। अच्छा, स्पेसिफिक इन नेचर का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है और उस रिएक्शन में अगर हम कोई कैटलिस्ट ऐड करते हैं और उससे उसकी रिएक्शन स्पीड अप हो जाती है तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट वहां पे बनेगा, उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए वो कैटलिस्ट क्या हो जाएगा फिक्स। जैसे मान लो कि आपके पास C2H5OH मतलब इथेनॉल है। अब इस इथेनॉल में अगर आप यहाँ पे Al2O3 डाल दोगे मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड डाल दोगे तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा C2H4 प्लस यहाँ पे आपको मिल जाएगा बचा हुआ दैट इज H2। क्या मिल जाएगा, H2O मिलेगा। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इथेनॉल एसिटिलीन, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिलीन में कन्वर्ट होगा जब हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज करेंगे एज ए कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट है, समझ में आ रहा है ये। और इसके लिए बस ये इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ हीट की जरूरत होती है। थोड़ा सा यहाँ पे हीट कर दोगे लगभग 270 डिग्री सेल्सियस पे तो ये कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक, ये जो हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज किया ये क्या करता है, रिएक्शन को स्पीड अप करता है, मतलब ये हमारा कैटलिस्ट है। तो इस रिएक्शन के लिए ये कैटलिस्ट क्या हो गया, फिक्स। क्लियर है। इस कैटलिस्ट के जगह पे अगर आप दूसरा कोई कैटलिस्ट यूज कर लेते, जैसे मान लो आपने यूज कर लिया कॉपर, तो ऐसे कभी नहीं होगा कि भाई ये भी तो कैटलिस्ट है, ये भी तो कैटलिस्ट है, कोई भी कैटलिस्ट ऐड करो क्या करेगा, स्पीड अप ही करेगा, नहीं। ये कैटलिस्ट ऐड किया तो प्रोडक्ट ये बनेगा, ये रिएक्शन होगी, और ये कैटलिस्ट ऐड किया तो ये वाला प्रोडक्ट आपका नहीं बनेगा। प्रोडक्ट जो यहाँ पे बनेगा वो बनेगा CH3CHO प्लस मिलेगा आपको H2, इसको हम बोलते हैं एसिटाल्डेहाइड। इसको क्या बोलते हैं, एसिटाल्डेहाइड। तो देखो प्रोडक्ट क्या बना, ये कैटलिस्ट यूज किया एसिटिलीन बना, ये कैटलिस्ट यूज किया एसिटाल्डेहाइड बना। इसका मतलब कैटलिस्ट का जो नेचर है वो स्पेसिफिक है, मतलब एक कैटलिस्ट यूज करोगे तो यही रिएक्शन होगा। तो इस रिएक्शन के लिए, ये वाले रिएक्शन के लिए कॉपर इज दी ओनली कैटलिस्ट। यहाँ पे आप दूसरा कैटलिस्ट यूज नहीं कर सकते। वैसी तरीके से इस रिएक्शन के लिए जो दिख रहा है, इस रिएक्शन के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज दी ओनली कैटलिस्ट। दूसरा कैटलिस्ट जैसे कॉपर यूज करोगे तो ये रिएक्शन नहीं होगा। तो रिएक्शन वाइज कैटलिस्ट क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। तो वही हम यहाँ पे बात करें कि कैटलिस्ट जो होता है वो क्या होता है, स्पेसिफिक इन नेचर होता है। ठीक, आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कि कैटलिस्ट जो है इट increases rate of only spontaneous reaction। किसका, spontaneous reaction। अच्छा, spontaneous reaction का मतलब क्या है,
11 में पढ़ा है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब रिएक्शन विच ऑकर्स नेचुरली, जो नेचुरली होती है उसे क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मतलब जो रिएक्शन हो रही होगी उसी का रेट ये बढ़ाएगा, कौन, कैटलिस्ट। ऐसे कभी नहीं होगा कि कोई रिएक्शन है जो नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब जो नेचुरली हो ही नहीं रही और उसका रेट ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट ऐड करने से बढ़ेगा, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी तभी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का रेट कैटलिस्ट हमारा नहीं बढ़ाता। ठीक, तो ये हो गए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, कैटालिसिस के या कैटालिस्ट के। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक कवर करने के बाद आगे हम देखेंगे कि कैटालिस्ट जब अपना काम करते रहता है तो कभी कभी हम कोई एक्स्ट्रा मटेरियल उसके अंडर में डाल देते हैं जो कैटालिस्ट की भी एक्टिविटी को बढ़ाता है। अब आप सोचो कि कैटालिस्ट जो है वो खुद ही रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है, लेकिन अगर हम उसमें कोई ऐसा मटेरियल डाल जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा दे तो और भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो मटेरियल अगर ऐड करेंगे तो जैसे इंक्रीज होने वाला है कैटालिस्ट की एक्टिविटी, तो उस मटेरियल को हम क्या बोलेंगे और उसका एग्जाम्पल क्या होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे उस मटेरियल को हम बोलेंगे कैटालिटिक प्रोमोटर। क्या बोलेंगे, कैटालिटिक प्रोमोटर। अब कैटालिटिक प्रोमोटर का मतलब क्या, दिस सब्सटेंस which increases the activity of, इसको हम इफिशियंसी भी बोलेंगे, एक्टिविटी और इफिशियंसी ऑफ किसका, कैटालिस्ट, किसका, कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट की एक्टिविटी और इफिशियंसी जो भी बढ़ाता है, जो सब्सटेंस बढ़ाएगा उसे हम बोलेंगे कैटालिटिक प्रोमोटर। मतलब एक्चुअली ये कैटालिस्ट को प्रमोट कर रहा है, कैटालिस्ट को क्या कर रहा है, प्रमोट, फैसिलिटेट कर रहा है, तो इसलिए हमने नाम दिया इसको क्या, कैटालिटिक प्रमोटर। एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे कि ये जो कैटालिटिक प्रमोटर है, जैसे मान लो हेबर प्रोसेस हमने ले लिया, N2 + 3 ऑफ क्या ले लिया, H2, इससे हमें क्या बनता है, 2 ऑफ NH3 बनता है, अमोनिया बन जाता है इसमें। ठीक, और यहाँ पे हम कैटालिस्ट जो यूज करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कौन सा यूज करते हैं, आयन हम यूज करते हैं सॉलिड फॉर्म में। अब इसके साथ अगर आप थोड़ा सा मॉलिब्डेनम भी ऐड कर लोगे इसमें, तो ये जो मॉलिब्डेनम हम ऐड करने वाले हैं, ये इस कैटालिस्ट कौन सा, आयन, इसकी एक्टिविटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो और भी फास्ट क्या हो जाएगी रिएक्शन। तो इस मॉलिब्डेनम को हम क्या बोलेंगे, कैटालिटिक प्रमोटर बोलेंगे। ठीक, अब बात करते हैं कि मान लो कोई ऐसा सब्सटेंस हमने ऐड करवा दिया रिएक्शन में जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को कम करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कैटालिटिक इनहिबिटर, या फिर उसको हम बोल देते हैं कैटालिटिक पॉइजन। उसको हम क्या बोल देते हैं, कैटालिटिक पॉइजन, या फिर इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, कैटालिटिक क्या होता है, इनहिबिटर, जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है या फिर डिक्रीज करता है, उसे हम क्या बोलेंगे, कैटालिटिक पॉइजन बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मतलब आप पहले डेफिनेशन लिख देते हैं कि द सब्सटेंस which decreases the activity or efficiency of catalyst, उसे हम क्या बोलते हैं, कैटालिटिक पॉइजन या फिर कैटालिटिक इनहिबिटर। एग्जाम्पल हेबर प्रोसेस ही ले लेते हैं, N2 + क्या ले लिया हमने, 3 ऑफ H2, और इससे हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, 2 ऑफ NH3, और इसके दौरान हमने क्या यूज करना है, कैटालिस्ट, आयन यूज करना है। मान लो आयन के साथ साथ आपने यहाँ पे H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड ऐड करवा दिया, या फिर आपने कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड करवा दिया, इन दोनों में से कुछ भी। ठीक, तो जैसे ही आप H2S या कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें ऐड करोगे तो ये जो है सब्सटेंस इस आयन की एक्टिविटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इन दो सब्सटेंस को मतलब H2S या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को हम बोलेंगे कैटालिटिक पॉइजन या फिर कैटालिटिक इनहिबिटर। ठीक, तो ये है कैटालिटिक प्रमोटर और दूसरा हमारे पास क्या है, कैटालिटिक पॉइजन है। ठीक, तो अभी के इसमें आज के लेक्चर में हमने देखा इस क्लास में कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है किसकी,
कैटलिस्ट की, और साथ साथ में हमने देखा कि उसकी एक्टिविटी को बढ़ाने वाले सब्सटेंस है उसको क्या बोलते हैं, और जो उसकी एक्टिविटी को कम करेगा उसको हम क्या बोलते हैं। आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।